हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, किसी भी तरीके का कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, तैयारी अच्छी चल रही होगी, किसी भी तरीके का कोई डाउट तो आप कमेंट करके क्लास में पूछ सकते हो। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर लास्ट क्लास के ऊपर हम चर्चा करें तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, या यूँ कहें आयन एक्सचेंज हमारा टॉपिक चल रहा था। बेसिकली आयन एक्सचेंज का जो टॉपिक है, इससे बहुत बार सवाल पूछा जाता है और सवाल इतना कंसेप्ट वाला होता है या इतना ईजी होता है कि स्टूडेंट उस चीज़ को समझ ही नहीं पाता है। या इनडायरेक्टली मैं यूँ कहूँ कि बच्चे पहले ही यूँ सोच लेते हैं कि आयन एक्सचेंज एक केमिस्ट्री का टॉपिक है और बहुत टफ टॉपिक है, और वो उसको वहीं ड्रॉप कर देते हैं, वहीं छोड़ देते हैं, ट्राई भी नहीं मारते हैं, और वो एक ईजी सा क्वेश्चन बिल्कुल छूट जाता है। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि आयन एक्सचेंज में मैंने बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपको डिस्कस की थी कि आयन क्या होता है। ऐसा कोई भी पार्टिकल जिस पे चार्ज उसको आयन बोलते हैं, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो उसको कैटायन बोलते हैं, और नेगेटिव है तो उसको एनायन बोलते हैं। साथ ही साथ मैं पहले एकदम क्लियर कर देता हूँ, ये बात मैं आपको लास्ट क्लास में पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि आयन का मतलब मैंने कहा था चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हमने नाम दे दिया था कि आयंस, या इसको एटम भी कह सकते हो, एलिमेंट भी कह सकते हो, चार्ज एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। फिर हमने कहा था कि चार्ज जो होता है, अगर हम इसके टाइप की बात करते हैं तो ये जनरली कितने टाइप का होता है, ये 2 टाइप का होता है, या तो ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। जब ये पॉजिटिव होता है तो हमने इसको नाम दिया था केटाइन, या ऊपर इसको मैं एक्सचेंज करके लिख देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा केटाइन को भी एक्सप्लेन करना है जो लास्ट क्लास में एक्सप्लेन नहीं किया था। अगर नेगेटिव चार्ज है तो हम इसको बोल देते हैं एनाइन, और अगर मान लीजिए प्लस चार्ज है तो इसको बोल देते हैं हम केटाइन। और जनरल डिस्कशन अगर हम करते हैं तो केटाइन के बारे में भी मैं आपको 1 मिनट। हाँ जी देखो, तो अगर जनरली हम डिस्कशन करते हैं तो केटाइंस जो होते हैं, केटाइंस खुद भी कितने टाइप के होते हैं, ये खुद भी 2 टाइप्स के होते हैं। तो कोई आपको पूछे केटाइंस कितने टाइप के होते हैं, तो केटाइंस के लिए भी आप लोग कह सकते हो कि जनरली जो केटाइंस होते हैं ये भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, जिनमें एक को हम बोलते हैं बेसिक केटाइन। कौन से केटाइन? एक होते हैं बेसिक केटाइंस, और दूसरा जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं एसिडिक केटाइन। ध्यान रखना, यानी कि एसिडिक केटाइंस। कोई आपसे ये पूछे कि बताइए जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है उसको केटाइन बोलते हैं, लेकिन सामान्यतः केटाइंस भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक को बोलते हैं बेसिक केटाइन, दूसरे को बोलते हैं एसिडिक केटाइन। देखो, बेसिक केटाइन का मतलब हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जहाँ केटाइन लिखा हुआ आ रहा है हम उसका मतलब कहेंगे कि सर उसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, और बेसिक का मतलब है उसका जो इफेक्ट आएगा सॉइल के ऊपर जनरली वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, बेसिक टाइप का होता है, इसलिए उसने हमने उसको क्या कह दिया? बेसिक केटाइन। यहां पर भी ये केटाइन, देखो केटाइन दोनों है, चार्ज दोनों पे प्लस रहेगा, लेकिन एक का इफेक्ट बेसिक आता है और एक का इफेक्ट एसिडिक आता है। सिंपल इतनी सी बात करते हैं। यानी बेसिक केटाइन जो होते हैं, अगर इनकी बात करते हैं तो इनका जो इन्फ्लुएंस आता है, इफेक्ट आता है, वो जनरली सॉइल पर एसिडिक होता है। और अगर आप लोगों को कहा जाए कि इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, और याद रखना पोटेशियम और सोडियम, ये जो 4 में आपको यहाँ केटाइंस लिखवा रहा हूँ, इनको अच्छे से याद कर लेना मेरे प्यारे इस रसगुल्लो, क्योंकि याद रखना ये चारों के चारों जो केटाइंस मैंने लिखवा दिए हैं ये एसिडिक केटाइन, बेसिक केटाइंस होते हैं। और इन सब में भी सबसे ज़्यादा अगर बेसिडिक इफेक्ट किसी आयन का आता है तो वह है सोडियम। यानी किसी भी आयन का सबसे ज़्यादा बेसिक इफेक्ट अगर आता है तो वह है सोडियम। जब भी आप बेसिक सॉइल या यूं कहें क्षारीय जो होती है ना, एल्केलाइन सॉइल्स पढ़ोगे, तो आप एक चीज कंफर्म पढ़ोगे कि उनमें सोडियम की क्वांटिटी अच्छी खासी होती है और सोडियम का इन्फ्लुएंस होता है। ये सारी के सारे बेसिक एलिमेंट्स या यूं कहें मेटल्स है। देखो धातुएं तो सारी है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम सारे के सारे धातु है, मेटल्स है, लेकिन ये सारी के सारे मेटल्स कैसी होती है बेटा? इनका इन्फ्लुएंस आता है सॉइल पर, बेसिक होता है। और एसिडिक की बात करें तो एसिडिक की हम चर्चा करते हैं तो एक तो क्लियर होगा ही आपको कि एसिडिटी का मतलब ही होता है हाइड्रोजन आइंस, क्योंकि जब हमने पीएच पढ़ा था
तो पीएच में पहले पढ़ा चुका हूं, जहां मैंने कहा था नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस एक्टिविटी इन सॉल्यूशन, यानी सॉइल के अंदर जो हाइड्रोजन आयंस का जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, उसका जो नेगेटिव लॉगरिथम है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं। तो याद रखना, जब आपसे ये कहा जाए कि बेटा मुझे एग्जाम्पल बता दो कौन से आयंस का, एसिडिक आयंस का एग्जाम्पल बता दीजिए, तो आप बेझिझक होकर कहोगे कि एक तो होता है एल्यूमिनियम और दूसरा होता है हाइड्रोजन। कौन होता है, हाइड्रोजन। और याद रखना, एक बार नहीं बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग केटाइन हैविंग द एसिडिक इफेक्ट, या डायरेक्ट एसिडिटी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों केटाइन जो होते हैं वो सॉइल के अंदर एसिडिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन जो आपका हाइड्रोजन होता है ये डायरेक्ट एसिडिटी के लिए, कौन सी के लिए, डायरेक्ट एसिडिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिटी या डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिटी। क्लियर है। आई होप कि यहाँ तक आपको किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिटी समझ में आ गया। एक दूसरा केटाइन है जो हम बात कर रहे थे एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम के रेफरेंस में मैं क्लियर कर देता हूं कि एल्यूमिनियम एसिडिटी कोज करता है, इसमें कोई डाउट नहीं, एसिडिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन एल्यूमिनियम खुद एसिडिक इन्फ्लुएंस नहीं डालता है। ये सॉइल में प्रेजेंट अपने जो मिनरल्स होते हैं, जस्ट लाइक गिब्साइट, एल्यूमिनियम का जो हाइड्रोक्साइड है ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है सॉइल में। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं Al जो है आपका OH, सॉरी, जैसे मान लीजिए AlOH3 है। अब ये क्या करेगा बेटा, ये करेगा क्या कि ये यहाँ पर जनरली क्या करता है, हाइड्रोजन आयंस को रिलीज कर देता है। ये तो बना लेगा मान लीजिए एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, ये क्या था, हाइड्रोक्साइड, और साथ में इसने मान लीजिए हाइड्रोजन आयंस रिलीज कर दिए। क्या रिलीज कर दिया, हाइड्रोजन आयंस रिलीज कर दिए। बोले सर इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जैसे ही सॉइल में हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है, सॉइल के ऊपर तो एसिडिक इफेक्ट आ गया है, तो फिर लेकिन एल्यूमिनियम की वजह से एसिडिक इफेक्ट आया, एल्यूमिनियम का खुद का नहीं था, तो ये इनडायरेक्ट एसिडिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो याद रखना, बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केटाइंस रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिटी, तो दोनों है। पूछे डायरेक्ट एसिडिटी के लिए कौन सा है, बोले सर हाइड्रोजन है, तो बोले एल्यूमिनियम। तो याद रखना ये क्या करता है, इनडायरेक्ट एसिडिटी। याद रखना, एल्यूमिनियम कॉज इनडायरेक्ट एसिडिटी। तो ये एक बेसिक सी चीज ध्यान रखनी है, बेसिक केटाइंस कौन से हैं और एसिडिक केटाइंस कौन से हैं, ये आपके लिए बहुत कंसेप्ट वाली बात है जो आपको याद रखनी है। इसके बाद मैंने कहा था कि आयन जनरली टू टाइप के होते हैं। आयन एक्सचेंज क्या होता है, तो हमने कहा था कि जो आयंस होते हैं जनरली किसी भी सॉइल कॉलोइड की सरफेस पे उनका एड्जॉर्प्शन होना और मेन सरफेस पे अनोदर केटोन का जो रिलीज होना होता है या उसका डिजॉर्प्शन होता है, उसको हम बोलते हैं आयन एक्सचेंज। अगर आयंस दो टाइप के होते हैं तो एक्सचेंज भी कितने टाइप का होगा, टू टाइप का, यानी ये दो टाइप का होता है, केटाइन एक्सचेंज और दूसरा होता है एनाइन एक्सचेंज। पहला जो टाइप का एक्सचेंज मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, आपको अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान होगा तो हमने पढ़ना स्टार्ट किया था केटाइन एक्सचेंज को। किसको स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था केटाइन एक्सचेंज को। अब बेटा ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी बातें जो हमने पढ़ ली वो वापस से रिपीट करें, कुछ चीज़ों को हम बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ते हुए निकलेंगे। बोले क्यों निकलेंगे, क्योंकि एक चीज बताइए, आपको कोई कहे कि केटाइन एक्सचेंज किसका पार्ट है, बोले सर आयन एक्सचेंज का ही एक भाग है, क्योंकि आयन एक्सचेंज टू टाइप का होता है। तो अगर आयन एक्सचेंज एक सरफेस रिएक्शन है, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि केटाइन एक्सचेंज भी सरफेस से, बिल्कुल होगा। इसका मतलब ये बात दोबारा नहीं लिखनी है, हम डायरेक्टली कह देंगे कि केटाइन एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज या एनाइन एक्सचेंज तीनों की तीनों ही सरफेस रिएक्शंस है। दूसरा हमने कहा था कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल आसानी से कह देंगे कि जो आपका केटाइन एक्सचेंज है ये एक प्रकार की रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद आगे के बढ़ते हैं कि सर केटाइन एक्सचेंज के बारे में आपने दो चीज़ें क्लियर कर दी। पहली चीज़ ये कि एक सरफेस रिएक्शन है, दूसरी बात एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, दोनों में हमें कोई इशू नहीं है, आगे की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो केटाइन एक्सचेंज के बाद में केटाइन एक्सचेंज से ही एक शब्द आप यूज करते हैं जनरली, जिसको हम बोलते हैं CEC,
यानी कि एक टर्म या यूं कहें वर्ड जो सबसे ज्यादा यूज होता है, या यूं कहें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई वर्ड सबसे ज्यादा आयन एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट है तो वो सीईसी है। और सीईसी का पूरा नाम होता है, सी का मतलब होता है केटाइन, ई का मतलब होता है एक्सचेंज, कैपेसिटी। देखो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक ही तो बात है केटाइन एक्सचेंज और केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, क्या फर्क है दोनों में। तो दोनों का बेसिक डिफरेंस एकदम बेसिक तरीके से क्लियर कर देता हूं मैं। केटाइन एक्सचेंज का मतलब होता है कि एक केटाइन का सरफेस पे एडजॉर्ब होना और दूसरे का उस सरफेस से मुक्त हो जाना, रिलीज हो जाना। यानी कि अगर मान लीजिए यह आपका एक कोलोइड है, तो इस कोलोइड के ऊपर दो प्रोसेस होगी। बोले सर दो कौन कौन सी प्रोसेस होगी। इस पे पहली प्रोसेस तो होगी कि एक तो होगा इसके ऊपर एडजॉर्प्शन, एक तो क्या होगा इसके ऊपर, इसके ऊपर एक तो होगा एडजॉर्प्शन, एक तो होगा एडजॉर्प्शन और दूसरा याद रखना यहां होगा डिजॉर्प्शन। यानी कि अगर ये दोनों चीजें हो रही है तो हम उसको बोलते हैं केटाइन एक्सचेंज। कि अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज आयन यहां आ रहा है और दूसरा इसकी मेन सरफेस से डिजॉर्प्शन हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो हम उसको बोल देंगे कि सर केटाइन एक्सचेंज है। बोले सर दूसरा सीईसी का मतलब क्या है। मान लेते हैं कि ये जो कोलोइड आपके सामने दिया हुआ है, इस कोलोइड की सरफेस पे मान लो कि यहां अपन बात करते हैं कि सर ये क्ले कोलोइड है और इसकी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज वाले जो है वो मान लेते हैं कि 4 केटाइंस एडजॉर्ब है। इसकी सरफेस पे कितने केटाइंस प्रेजेंट है, 4। मैं आपसे पूछूं कि ये क्ले कोलाइड जो है इसकी केटाइंस को एक्सचेंज करने की कैपेसिटी क्या है, तो आप ही कह दोगे आसानी से कि सर ये 4 केटाइंस जो है उनको अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब कर सकता है। इसका मतलब इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इसकी कैपेसिटी हो जाएगी केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। यानी किसी भी क्ले कोलाइड की वो कैपेसिटी जिससे वो केटाइंस जो एक्सचेंजेबल केटाइंस है उनको अपनी सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब करके रखता है, उस कैपेसिटी को तो बोलते हैं केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। और याद रखना एडजॉर्ब और डिजॉर्प्शन ये दोनों प्रोसेस अगर साथ चलती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं केटाइन एक्सचेंज। बाकी आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, दोनों का मतलब मोर और लेस कहें तो एक जैसा होता है, ज्यादा कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है, कंफ्यूज होने वाली कोई यहाँ दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे की तरफ चलते हैं, क्लियर है मामला यहाँ तक। अब बात आती है कि सर हमें ये बताओ कि केटाइन एक्सचेंज जो कैपेसिटी है उसको डिफाइन किस तरीके से करेंगे। तो डिफाइन एकदम हम इजी वे में कर देंगे कि सीसी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ, यानी कि जैसे उसके ऊपर कितने थे, 4 केटाइन थे, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर एक अमाउंट हो सकता है कितना भी। यानी कि ऐसा तो है नहीं कि सर सॉइल मॉइस्चर रहेगी जब हम उसमें सीसी देखेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि मोस्ट सॉइल का जब आप वेट करोगे तो उसमें सॉइल के पार्टिकल्स कम आएंगे तो सीसी कम हो जाएगी। तो ऑलवेज सीसी के लिए जो सॉइल काम में लेते हैं वो होती है ड्राई सॉइल। तो हम कह देंगे अमाउंट ऑफ केटाइंस एडजॉर्ब ऑन सॉइल कोलॉइड, या यूं कहें ड्राई सॉइल जो हम लेंगे उसके ऊपर कितने अमाउंट में जो कोलॉइड्स है वो उसके ऊपर एडजॉर्ब है, उसको बोलते हैं केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। डायरेक्टली भी कह सकते हो कैपेसिटी ऑफ सॉइल कोलॉइड्स जिसके ऊपर एक्सचेंजेबल केटाइंस का एब्जॉर्प्शन हो रखा है। पर मैं यहाँ एकदम इजी वे में कह देता हूँ कि CEC इज ए amount of exchangeable cations amount of exchangeable cations एडजॉर्ब ऑन सॉइल कोलॉइड्स। याद रखना सॉइल कैसी रखनी चाहिए, ड्राई कंडीशन में रखेंगे तो हम डायरेक्टली कह देंगे अमाउंट ऑफ एक्सचेंजेबल कैटाइंस एडजॉर्ब ऑन सॉइल कोलॉइड्स, या अमाउंट ऑफ एक्सचेंजेबल कैटाइन एडजॉर्ब पर यूनिट ड्राई वेट
ऑफ सॉइल। फिर रिपीट कर देता हूं कि यहाँ पर सर आपने एक वर्ड यूज कर दिया है बीच में ही कि ये क्या लिख दिया आपने, पर यूनिट ड्राई वेट। इसका मतलब है कि आप ये कहोगे कि 1 किलो सॉइल, 2 किलो सॉइल, 100 किलो, कहने का मतलब उसका जो वेट होगा वो यूनिट होगा, फिक्स होगा, 10, 5, 20, 25 जो भी होगा वॉटेवर वो फिक्स रहेगा। तो एक फिक्स अमाउंट में जो सूखी हुई सॉइल है उसके ऊपर जो अमाउंट ऑफ एक्सचेंजेबल कैटाइंस होते हैं उसको हम बोलते हैं उसकी सीसी कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, जो एकदम इजी वे में मैंने समझा दिया है। जनरली इसको और इजी वे में समझो तो आप ये कह सकते हो कि 1 किलोग्राम ड्राई सॉइल के ऊपर कितने अमाउंट में कैटाइंस एडजॉर्ब है वो इसकी सीसी होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है उसकी यूनिट्स क्या होती है, कौन कौन सी यूनिट में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो याद रखना सीईसी की जनरली 2 यूनिट रहती है। कितनी यूनिट रहती है इसकी जनरली अगर अपन बात करते हैं तो 2 यूनिट्स रहती है, जिनमें याद रखना पहली यूनिट की बात करें तो पहले सी का मतलब होता है सेंटी, सी का मतलब क्या होता है सेंटी, और दूसरा होता है मोल, सेंटीमोल। ब्रैकेट में इसमें कई बार तो P प्लस लगा हुआ होता है और कई बार नहीं होता है, तो कंफ्यूज मत होना कि सर ये क्या जुगाड़ है, समझा दूंगा। सी और मोल का मतलब है सेंटीमोल, और याद रखना ये आ जाता है आपका पर केजी। बहुत बार इसी को थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया जाता है इस तरीके से कि सेंटीमोल और इस तरह से केजी लिख के -1 ऊपर लगा दिया जाता है। -1 का सीधा सा मतलब होता है कि ये जो आपको स्लेश दिख रहा है ना पर केजी, इसी बात को अगर आपको हटाना है स्लेश को तो आप -1 लिख सकते हो, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो हम कह देंगे सेंटीमोल P प्लस पर केजी जो आपका आयंस होते हैं उसको हम बोलते हैं कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। और बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर जो आपने P वर्ड यूज किया है P प्लस, इसका मतलब क्या होता है। तो याद रखना इसका मतलब होता है प्रोटॉन, या प्रोटॉन का मतलब हम कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है हाइड्रोजन से। किससे मतलब होता है, हाइड्रोजन से। और याद रखना ये जो यूनिट है, याद रखना ये एसआई यूनिट है। कौन सी यूनिट है, जैसे आपने अलग अलग टाइप की यूनिट्स पढ़ी होगी ना कि जैसे सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट, ठीक है। तो ये एसआई यूनिट है, यानी एसआई जो इंडियन स्टैंडर्ड्स वाली यूनिट होती है उसमें हम सेंटीमोल पर केजी को यूज करते हैं। और दूसरी एक और यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं मिली इक्विवेलेंट। एम का मतलब मिली और ई का मतलब है इक्विवेलेंट। मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम सॉइल, यानी 100 ग्राम सॉइल के अंदर कितने मिली इक्विवेलेंट कैटाइंस एडजॉर्ब है, प्रेजेंट है, ये दूसरी यूनिट है जो आपकी सीयूएस यूनिट रहती है। ध्यान रखना एसआई कई बार पूछ लिया जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, और वहां पर ये दोनों ही ऑप्शन में होते हैं। बच्चे अपने टाट की खाज खुजाने लगते हैं, ऐसा नहीं करना है। एसआई यूनिट आपकी सेंटीमोल P प्लस पर केजी है और सीयूएस वाली यूनिट है वो मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम सॉइल है, ठीक है। अब कुछ बातों के बारे में चर्चा करते हैं कि कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी जो है इस फिनोमिना को सबसे पहले रिपोर्ट करने वाले, या यूं कहें इसको एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कि सॉइल के अंदर कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी नाम का कोई फिनोमिना होता है, इसके एविडेंस सबूत देने वाला जो साइंटिस्ट था सबसे पहले किसने दिया, पहली बात क्लियर है। दूसरा सवाल ये बनता है कि आगे चलकर इसी चीज को और वेल अच्छे तरीके से डिफाइन करने वाला भी एक साइंटिस्ट था जिसको अक्सर हम यूं कहें सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कहा था फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री भी मैंने जिसको कहा था, हम उसी की बात कर रहे हैं। ये चीज आप लोगों को क्लियर रहनी चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। क्लियर है मामला। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो पहला तो हम कह देंगे कि इसका जो एक्सपेरिमेंटल जो एविडेंस देने वाला, एविडेंस ऑफ सीईसी जो था वो कौन था। तो याद रखना एक तो हो गया एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ सीईसी, और इसको आगे चल के डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला जो साइंटिस्ट था वो कौन था, डिटेल एक्सप्लेनेशन या इसको कहें इसका जो डिटर्मिनेशन के बारे में जिसने कहा था वो कौन था। तो एक्सपेरिमेंटल जो एविडेंस जो सीईसी का था वो 1850 में एक साइंटिस्ट थे, जिनमें एक तो आपको नाम पड़ा होगा थॉमस वे और दूसरा होता है थॉमसन। तो याद रखना 1850 में जो थॉमसन थे 1850 ने, उन्होंने क्या किया था फर्स्ट टाइम, याद रखना इन्होंने क्या किया था,
इन्होंने फर्स्ट टाइम पहली बार केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी का अगर किसी ने एविडेंस दिया था, सबूत दिया था, तो वो कौन था? थॉमसन 1850 में दिया गया। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में फर्दर इसकी आगे जो स्टडीज थी वो किसने की? तो याद रखना फॉलोड का मतलब होता है इसके बाद में इसकी जो प्रूफ थी वो किसने किए थे? तो याद रखना वो थे थॉमस वे। कौन था? थॉमस वे। और याद रखना इसी थॉमस वे को इन्होंने सीईसी के बारे में बताया था, और सीईसी सॉइल केमिस्ट्री की या यूं कहें एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री की बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, वो भी मैं समझाऊंगा। तो जो थॉमस वे है इसी को कहा जाता है फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री। और सब्जेक्ट भी अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो सब्जेक्ट भी है सॉइल केमिस्ट्री। तो फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री कौन है? बोले सर थॉमस वे है। और इन्होंने ही याद रखना सीईसी को सेकंड टाइम, सबसे पहली बार थॉमसन ने 1850 में डिस्क्राइब किया था, उसके बाद में इसके बारे में बताने वाला कौन था? उसके बाद में थॉमस वे, जिसको फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री कहते हैं। ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है। लेकिन याद रखना एक साइंटिस्ट है जिनका नाम याद रखना, नाम है जिनका मार्शल। क्या नाम है? मार्शल। साइंटिस्ट है एक जिनका नाम है मार्शल। इन्होंने कहा कि अगर अर्थ पे हम केमिकल जो रिएक्शंस होती है या केमिकल या रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती है उनमें आपसे कोई ये पूछे कि इस अर्थ के ऊपर या इस पृथ्वी के ऊपर होने वाली केमिकल रिएक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन कौन सी है? तो उन्होंने कहा कि भैया वो तो है फोटोसिंथेसिस। और बोले इसके बाद दूसरे नंबर किसका आता है? तो उन्होंने कहा सेकंड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन होती है वो होती है केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो याद रखना इन्होंने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट या इसको यूं कह सकते हैं केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी सीईसी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन आफ्टर फोटोसिंथेसिस। दो बातें इस एक ही लाइन में मैंने कह दी है। पहली बात कि जो सेकेंड इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन क्या है? बोले सर वो तो सीईसी है। और बोले एक नंबर किसका आता है? तो वो है फोटोसिंथेसिस। और बोले ये बात कहने वाला आदमी कौन था? बोले ये काम करने वाला या ये बात बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था मार्शल। मार्शल ने पहली बार कहा था कि केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन, या यूं कहें बायोकेमिकल नहीं, केमिकल रिएक्शन ऑफ अर्थ। ये याद रखना मार्शल के बारे में ये सवाल भी पूछा हुआ है, ये भी आया हुआ है। ध्यान रखना कि केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी के बारे में डिस्कवर या यूं कहें ये तो एकदम यूं, बस इतना सा ध्यान रखना कि फर्स्ट टाइम पर एविडेंस दिया था इसने, तो बाकी कुछ नहीं किया था। बाकी डिटेल से काम करने वाला कौन था? बोले सर थॉमस वे था। बोले सर इसने क्या किया था? इसने सॉइल का एक सैंपल लिया और उस सॉइल के, जिसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें, कि जो थॉमस वे फादर ऑफ आपके जो जनरली जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री या सॉइल केमिस्ट्री है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक केमिकल का यूज किया। बोले सर उस केमिकल का नाम क्या था? उसका नाम था अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम था? अमोनियम क्लोराइड। बोले सर इससे क्या किया? इससे इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक सैंपल लिया सॉइल का, इसमें सॉइल ले ली इन्होंने, और इस सॉइल के सैंपल के अंदर जो केमिकल ऐड किया उसका नाम था अमोनियम क्लोराइड। यानी सॉइल का सैंपल लेता है और उसमें अमोनियम क्लोराइड डाल देता है, और अमोनियम क्लोराइड डालने के बाद उसको थोड़ी देर तक हिलाता है। थोड़ी देर तक क्या करता है? उसको कंटिन्यूसली सेक करता है, हिलाता है। बोले उससे क्या होगा? उससे होता यह है कि सॉइल पार्टिकल्स या सॉइल कोलोइड्स की सरफेस पे जो बहुत सारे आयंस प्रेजेंट थे, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, इस तरीके के बहुत सारे आयंस ऑलरेडी जो प्रेजेंट थे, वो सारे के सारे आयंस क्या करते हैं? ये जो आपका अमोनियम क्लोराइड है, जब ये सॉल्यूशन में जाता है तो ये दो आयनों में टूट जाता है, एक अमोनियम में और दूसरा टूट जाता है क्लोराइड में। तो ये अमोनियम आयन क्या करता है? सॉइल पार्टिकल्स की सरफेस पे जो आयन प्रेजेंट थे उन आयंस को कर देता है रिप्लेस, जिससे वो आयन तो आ जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर और अमोनियम चला जाता है सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर। बोले सर इससे क्या हुआ?
इससे हुआ ये कि जब इसने इसको बहुत देर तक सेक करने के बाद इसका जो एक्सट्रैक्ट है, यानी इसने क्या किया, छान कर सॉइल को अलग कर दिया है और इसका जो लिक्विड था उसको अलग किया। जब लिक्विड को ये अलग निकालता है तो इसने यहाँ पर ये पाया कि इसमें जो अमोनियम का जो कंटेंट था, यानी अमोनियम आयंस का जो कंटेंट था, ये कंटेंट रिड्यूस हो गया है। इसने जो अमोनियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन पहले अंदर डाला था, मान लीजिए इसमें अमोनियम आयंस का कंटेंट, मान लीजिए कि इसमें अमोनियम का 10 आयन इसने ऐड किया, लेकिन जब एक्सट्रैक्ट बाहर निकालता है तो इसने पाया कि केवल 3 ही अमोनियम आयन डिटेक्ट होते हैं, बाकी के पता नहीं कहाँ चले गए। दूसरी बात इसने नोटिस की कि जब इसने यहाँ पर इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड किया था, तब इसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ऐसे आयंस प्रेजेंट नहीं थे। लेकिन जब इसने इसके अंदर सेक किया और सेक करने के बाद इसने जैसे ही बाहर ये एक्सट्रैक्ट निकाला, तो इस एक्सट्रैक्ट के अंदर अमोनियम कंटेंट के साथ साथ इनका जो कंटेंट है वो भी बढ़ा हुआ मिलता है, या ये प्रेजेंट होते हैं। बोले सर इस बात से क्या साबित हुआ? इस बात से ये साबित हुआ कि जो अमोनियम का कंटेंट कम हुआ है वो कोलोइड्स की सरफेस पे चला गया है, और कोलोइड की सरफेस पे ये जो केटाइंस प्रेजेंट थे ये सॉल्यूशन में आकर बाहर आ गए हैं। बोले सर हो सकता है ये सारे के सारे आयन सॉइल के सॉल्यूशन में भी तो प्रेजेंट हो सकते थे। अमोनियम आयन का तो हमें पता नहीं, लेकिन ये आयन तो सॉइल के सॉल्यूशन में पहले ही प्रेजेंट हो तो घुलकर बाहर आ गए, ये आप कैसे कह सकते हो? इस बात का इन्होंने भी ये बात दिमाग में आई, इनके दिमाग में भी ये बात आई, तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ से जिस सॉइल को इन्होंने क्या किया था, अमोनियम से एक्सट्रैक्ट किया, तो इसने अमोनियम कंटेंट रिड्यूस हुआ, इसी सॉइल सैंपल को इन्होंने फिर से काम में लिया। बोले सर फिर क्या किया? इसके अंदर जो सॉइल प्रेजेंट थी, अब की बार इन्होंने क्या किया, अब की बार इन्होंने काम में ले लिया, इसके अंदर डाल दिया मान लीजिए पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन डाला? पोटेशियम क्लोराइड का। और इन्होंने पाया कि इसमें 2 आयन है, एक है पोटेशियम और दूसरा है क्लोराइड। देखो पहली तो क्या था, अमोनिया ने बहुत सारे आयंस निकाल दिए, लेकिन अब क्या है, पोटेशियम ज़्यादा है। तो जैसे ही इसने ये सॉल्यूशन अंदर डाला तो ये जो पोटेशियम आयन है वो अंदर जाता है, और कोलोइड्स की सरफेस पे जो अमोनियम के आयन पहले चिपक गए थे, अब उनको हटाकर जो वापस से आपका जो अब जो एक्सट्रैक्ट आएगा, या यूँ कहें अब जो सॉइल सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा आप लोगों को, सॉइल एक्सट्रैक्ट मिलेगा, उसमें ये पाता है कि अमोनियम जो आयंस होते हैं ये वापस से डिटेक्ट होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स पे पहले चिपक गए थे, अब पोटेशियम ने उनको वापस से रिप्लेस किया और वापस से कहाँ जाते हैं, ये सॉइल सॉल्यूशन में। इसका मतलब सॉइल में ऐसा कुछ था जिसने इन आयंस को पहले चिपका लिया था, और जब पोटेशियम ज़्यादा मिला तो पोटेशियम को चिपका लिया और इनको वापस से भेज दिया, और इन्होंने कह दिया कि भैया यही जो प्रोसेस है यही आपका कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी है। इस तरीके का जो काम है वो कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी की वजह से हो रहा है। याद रखना इन्होंने किसका उपयोग किया था, इन्होंने किया था अमोनियम क्लोराइड का। जनरली कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए जो केमिकल काम में लेते हैं उसको बोलते हैं अमोनियम एसीटेट, या जिसको बोलते हैं न्यूट्रल अमोनियम एसीटेट, जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है। एग्जाम में ये बहुत बार सवाल पूछा है, लेकिन थॉमस वे ने क्या यूज किया था उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। ये सारी बातें मैंने आपको अच्छे से समझा दी, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। और अगर इसमें किसी भी टाइप का कोई भी डाउट आप लोगों को है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लास बिल्कुल ओपन है डिस्कशन के लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही तो मैं यहाँ पर हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो आपने एक वर्ड तो पढ़ लिया जिसमें आपने कहा CEC, कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। बहुत बार क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए इसके आगे एक ई और लगा दिया जाता है। आपने पढ़ा क्या था, आपने पढ़ा था CEC कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। कंफ्यूजन के तौर पर मैंने इस पे एक ई और लगा दिया। बेटा इसका पूरा नाम क्या होता है? बोले गुरुदेव आपने लिखा है तो आप ही पूरा नाम बता दो, हमें तो क्या पता। तो CEC का तो पता होगा ही ना कि कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी है, तो ई का क्या बनाना है, ई से बना दो इफेक्टिव। क्लियर है मामला? इफेक्टिव कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। अब याद रखना एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको यहाँ अप्लाई करना है कि सर इफेक्टिव वर्ड डालने से हमें क्या समझना है।
मैंने थोड़ी देर पहले आपको दो टाइप के केटाइंस पढ़ाए थे। मैंने कहा एक तो होते हैं बेसिक केटाइंस। कौन से केटाइंस होते हैं? एक तो होते हैं आपके बेसिक केटाइन, और दूसरा मैंने कहा था एक होता है आपका एसिडिक केटाइन। कौन सा केटाइन होता है? एसिडिक केटाइन होता है। इसका मतलब हम क्या समझे? इसका मतलब बहुत आसान है कि बेसिक केटाइन से हम ये कहना चाहते हैं कि जो सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और आपका पोटेशियम है, ये सारे आयन तो कौन से हैं? बेसिक केटाइंस। और एसिडिक में हम कहेंगे कि आपका एल्यूमिनियम और जो हाइड्रोजन है, इन आयंस की हम चर्चा कर रहे हैं। क्लियर है मामला? बोले ठीक बात है सर। अगर यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है तो इसमें आपको थोड़ा सा एड ऑन करना है। वो क्या? कि अगर आपको मान लीजिए ये वाले जो केटाइंस है इनका तो आप एक्सट्रैक्शन करें। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि सॉइल सैंपल में आप कोई सॉल्यूशन डालें, उसको आधे घंटे तक सेक करें और फिर जब आप उसको फिल्टर कर लेते हो तो सॉइल तो फिल्टर पेपर पे रह जाती है और नीचे जो एलिक्वेट या यूं कहें जो लिक्विड आपको मिलता है उसको बोलते हैं सॉइल एक्सट्रैक्ट। क्या बोलते हैं उसको? सॉइल एक्सट्रैक्ट। तो जब आप क्या करते हो, एक केमिकल लेते हो जिसका नाम है कि अमोनियम एसीटेट। याद रखना क्या नाम है? अमोनियम एसीटेट। तो अमोनियम एसीटेट से सॉइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो आपको बेसिक केटाइंस मिलते हैं इनकी क्वांटिटी, प्लस जो आपको याद रखना दूसरा हम कहते हैं कि जो पोटेशियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है। दूसरा किसका? पहला कहा कि अमोनियम एसीटेट से एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप लोगों को जो मिल गया है वो आपके बेसिक केटाइंस, और दूसरे नंबर पे कह रहे हैं कि पोटेशियम क्लोराइड से एक्सट्रैक्ट करने पर जो एसिडिक केटाइंस आपको मिलते हैं, अगर इन दोनों की क्वांटिटी को हम जोड़ देते हैं तो उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। किताब में पढ़ोगे तो माथा पकड़ के बैठ जाओगे क्योंकि उसको घुमाने के लिए हर अलग प्रकार की लैंग्वेज है, लेकिन सिंपल शब्दों में कहूँ तो एकदम देसी तरीके से समझा दूँ कि बेसिक प्लस एसिडिक दोनों टाइप के केटाइंस का टोटल कर दो, उसी को बोलते हैं इफेक्टिव केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि सामान्यतया जो सीईसी निकालते हैं उसमें जो केमिकल काम में लेते हैं उसका नाम होता है अमोनियम एसीटेट, और अमोनियम एसीटेट से ज़्यादातर यही केटाइंस का एक्सट्रैक्शन होता है, इनका एक्सट्रैक्शन नहीं होता है। बोले सर ठीक बात है, इससे क्या समझे? इससे आपको ये समझना है कि सॉइल के ऊपर अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोजन का एड्जॉर्प्शन हो रखा है तो अगर आप सिर्फ इससे एक्सट्रैक्शन करते हो तो आपको सॉइल की एक्चुअल जो इफेक्टिव सीईसी है उसका पता नहीं चलेगा। अगर उसका पता करना है तो आपको दो सैंपल, एक ही सॉइल के दो सैंपल, जैसे मान लीजिए यह आपका कोई सॉइल सैंपल था, उसमें से 20 ग्राम सॉइल लिया और 20 ग्राम सॉइल लिया। 20 ग्राम सॉइल का तो एक्सट्रैक्शन आपने अमोनियम एसीटेट से किया और 20 ग्राम सॉइल का आपने जो एक्सट्रैक्शन है वो पोटेशियम क्लोराइड से किया, और उसके बाद में आप लोगों को जो केटाइंस की क्वांटिटी मिलती है उन दोनों केटाइंस की क्वांटिटी को आप जोड़ दीजिए, उसका टोटल कर दीजिए, उसका सम कर दीजिए। जो क्वांटिटी आपको मिलती है हम उसको क्या कह देंगे? हम उसी को नाम दे देंगे इफेक्टिव केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। क्लियर है मामला? तो ये तो आपके एकदम आसान शब्दों में मैंने समझा दिया है। इसकी लैंग्वेज किस तरह से बनाएंगे, इसकी डेफिनेशन किस तरीके से बनाएंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ तो वो भी है। चलो इसकी डेफिनेशन बना देते हैं। ओके डन, इसकी डेफिनेशन बना देते हैं। बोले सर डेफिनेशन कैसे बनेगी? आसान है, जो बातें मैंने कही है उन्हीं को बना देंगे। इफेक्टिव केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी इज ए, सम का मतलब होता है टोटल या सम ऑफ एक्सचेंजेबल बेसिक केटाइंस एक्सचेंजेबल बेसिक केटाइंस एक्सचेंजेबल बेसिक केटाइंस extracted with
1 मोलर अमोनियम, OAC का मतलब होता है एसीटेट, अमोनियम एसीटेट एंड एसिडिक कैटाइंस extracted with 1 molar KCl solution। जो बात ऊपर कही है उसी को शब्दों में पिरो दिया है। बोले क्या कहा, एक तो कहा सम, तो ये देखो आपका सम आ गया। दूसरा कहा एक्सचेंजेबल बेसिक कैटाइंस एक्सट्रैक्टेड विथ 1 मोलर अमोनियम OAC एसीटेट एंड, यानी किसका टोटल करना है, एक तो ये हो गया एंड एसिडिक कैटाइंस विथ 1 मोलर KCl सॉल्यूशन। जो बात यहाँ मैंने लिख रखी है बस उसी बात को वापस से रिपीट कर दिया है और कुछ भी नहीं किया है, एकदम आसान शब्दों में समझा दिया है। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आई तो आप वापस पूछ सकते हो, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इतना लंबा नाम पढ़ के ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको कैसे याद करेंगे, ये तो बहुत लंबा चौड़ा नाम है। अरे जो जितना लंबा चौड़ा होता है एक्चुअल में वो उतना ही ईजी होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को चर्चा करते हैं। तो अगला टॉपिक आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, कि वो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो जनरली सॉइल की कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं, बढ़ाते या घटाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका फैक्टर्स कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, सामने ध्यान दे लेना, क्योंकि अब जो फैक्टर्स बता रहा हूं बिल्कुल कंसेप्ट वाली चीजें हैं। बोले कैसे, पहले फैक्टर की बात करते हैं तो पहले नंबर पे आ जाता है अमाउंट एंड टाइप ऑफ क्ले। दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूं, समझना। अमाउंट का मतलब हम सीधे शब्दों में कहें तो हम कहना चाहते हैं क्वांटिटी के बारे में। अमाउंट का मतलब क्वांटिटी। अगर किसी सॉइल के अंदर क्ले की क्वांटिटी बढ़े, यानी क्वांटिटी ऑफ क्ले, सामान्य शब्दों में कहे तो सॉइल के अंदर क्ले की मात्रा बढ़ जाए। किसी सॉइल में क्ले का कंटेंट कम था, अब पता चला कि क्ले ज़्यादा हो गई है, तो हमें अच्छे से पता है कि जो सॉइल के अंदर जो क्ले है वही तो कोलोइड है। अरे कौन है कोलोइड, जो क्ले पार्टिकल है एक्चुअल में वही तो क्या होते हैं, क्ले पार्टिकल्स ही तो कोलोइड्स होते हैं। दूसरा, सॉइल फिजिक्स जब मैंने आपको पढ़ाई थी तब मैंने आपको कहा था कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो जनरली क्ले पार्टिकल्स के ऊपर ही होती है, इसीलिए हम जो क्ले होती है उसको बोलते हैं फ्लेश ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी का मांस, और स्केलेटन ऑफ सॉइल बोलते हैं सैंड को, यानी उसका कंकाल एक तरीके से हम बोलते हैं। तो क्ले जो होता है, इसी के लिए एक चीज हम लिखाते हैं कि इसको बोलते हैं केमिकली एक्टिव पोर्शन ऑफ सॉइल। यानी सॉइल के अंदर अगर कोई चीज केमिकली एक्टिव होती है तो वो कौन होती है, क्ले होती है। इसको केमिकली एक्टिव पोर्शन ऑफ सॉइल जनरली हम लोग कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो क्वांटिटी ऑफ क्ले के बारे में हम बात करें तो क्ले की क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, अरे कोई भी बच्चा कह देगा कि सर अगर क्ले की क्वांटिटी बढ़ेगी तो हम यूं कहेंगे कि सॉइल में कोलाइड बढ़ेगा, और कोलोइड्स की मात्रा, कोलोइड्स पे ही तो कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी है, यानी CC अपने आप बढ़ जाएगी। तो व्हेन क्ले कंटेंट इंक्रीज देन कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ सॉइल आल्सो इंक्रीज। या दूसरे शब्दों में कह दें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी क्ले की क्वांटिटी रिड्यूस होगी उसका मतलब होगा कि उसकी कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस। तो पहला वर्ड जो है वो एकदम इजी वे में समझा दिया है कि क्ले बढ़े तो CEC को बढ़ा देना, क्ले की क्वांटिटी घटे तो CEC की क्वांटिटी घटा देना, पहला प्रिंसिपल हो गया है। दूसरा आ जाता है आपका टाइप। दूसरा क्या आ जाता है, टाइप। बोले सर टाइप का क्या मतलब है वो भी समझा दो। अभी लीजिए टाइप का मतलब भी समझा देते हैं। अगर टाइप की चर्चा करते हैं तो आपने अलग अलग टाइप की क्ले पढ़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल पे तौर पे एक आपने पढ़ा था केओलिनाइट, यानी ये क्या था, ये एक सॉइल का टाइप था, या यूं कहे क्ले का टाइप था।
इसको आपने 1:1 टाइप की क्ले नाम दिया था, 1:1 प्रकार की। और एक दूसरा आपने पढ़ा था जो था आपका मोंट मोरिलोनाइट, यानी इसको हमने कहा था 2:1 टाइप की आपने इसको क्ले कहा था। इसी से हम चर्चा करना चाहते हैं। अगर आपको याद होगा तो केओलिनाइट की अगर आपको केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी एक टेबल में मैंने लिखवाई थी, तो आपको अच्छे से याद होगा कि ये होती है 3 से 15 सेंटीमोल। कितनी थी? 3 से 15 सेंटीमोल पर केजी। लेकिन मोंट मोरिलोनाइट की जो क्वांटिटी है वो सॉरी सीसी है वो कितनी थी? वो थी 80 से लेकर 100 सेंटीमोल। कितनी थी? 80 से लेकर 100 सेंटीमोल पर केजी। अब मैं आपसे कहूं कि एक सॉइल के अंदर अगर मोंट मोरिलो टाइप की क्ले है और दूसरी सॉइल में अगर केओलिनाइट टाइप की क्ले है, तो बताइए केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी किसकी होगी? तो कोई भी बालक कह देगा कि व्हेन मोंट मोरिलोनाइट क्ले या मोंट मोरिलोनाइट टाइप की जो क्ले होती है हैविंग द हाई केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी एज कंपेयर टू केओलिनाइट। अब मैंने तो इसको आसान शब्दों में लिख दिया है, आप चाहो तो इसकी लैंग्वेज बना के भी लिख सकते हो, इसमें पूरा बोर्ड भर जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि आपको इसी तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल एरो के सिंबल से। क्यों? क्योंकि ऐसी चीजें जिंदगी भर के लिए याद हो जाती है, प्लस इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होता है। तो आप कोशिश करना इसी तरीके से पढ़ें। बाकी आप चाहो तो डिटेल में भी इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख सकते हो कि मोंट मोरिलोनाइट क्ले हैविंग द हाई केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी एज कंपेयर टू केओलिनाइट क्ले। ठीक है, इतनी सी बात लिखनी है, मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। पहला फैक्टर हो जाता है। दूसरे फैक्टर की बात करें तो दूसरा फैक्टर है आपका ऑर्गेनिक मैटर। दूसरा फैक्टर आ जाता है आपका ऑर्गेनिक मैटर। यानी सिंपल शब्दों में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है, व्हेन ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इंक्रीज इन सॉइल, अगर सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इंक्रीज होता है तो क्या होगा? इसके लिए आपको एक चीज सिंपल समझनी है कि अगर सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर आप अप्लाई करोगे तो इसका होगा डीकम्पोजिशन। क्या होगा? डीकम्पोजिशन। और जब इसका डीकम्पोजिशन होता है तो इससे एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है ह्यूमस। यानी किसका फॉर्मेशन होगा? ह्यूमस फॉर्म्ड, यानी ह्यूमस का निर्माण हो जाएगा। और ह्यूमस जो होता है ये आपका एक कोलाइड है, यानी ह्यूमस जो है ये है एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कोलाइड। यानी कि ये किसका एग्जाम्पल है? ये ऑर्गेनिक कोलाइड का एग्जाम्पल है। और आपको याद हो तो ह्यूमस की जो केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो होती है 150 to 300 सेंटीमोल पर केजी। यानी सिंपल शब्दों में कहूं तो जहां और इनऑर्गेनिक कोलाइड्स की सीईसी मैक्सिमम आपने 120 पढ़ी थी, वहीं पे इसकी सीईसी तो 150 यानी कि 300 तक जा रही है। तो अगर ऐसा कोई सॉइल में कंपाउंड बढ़ता है जिसकी सीईसी ही ज़्यादा है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़ने पर सीईसी ऑफ सॉइल जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। कोई कंफ्यूजन है ही नहीं सर। और लास्ट जो तीसरा फैक्टर है उसकी बात करें तो तीसरा फैक्टर आ जाता है सॉइल पीएच। तो याद रखना जो सॉइल पीएच है ये भी आपका केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे करता है? कि व्हेन सॉइल पीएच, जनरली हम बात करें तो व्हेन सॉइल पीएच इंक्रीज देन केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ सॉइल आल्सो इंक्रीज। और कारण क्या होता है? आपको याद होगा पीछे की तरफ हमने पढ़ा था सोर्स ऑफ चार्ज डेवलपमेंट सॉइल पार्टिकल्स पे, माइनस प्लस जो चार्ज डेवलप हो रहे थे वहां पर आपने पढ़ा होगा पीएच डिपेंडेंट चार्ज, या इसको कहा था ओपन क्रिस्टल एजेज। यानी पीएच बढ़ने पर पार्टिकल्स के ऊपर, कॉलोइड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ता था। वहीं से आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। कैसे? कि मान लीजिए ये सॉइल का कॉलोइड है और सॉइल का जो पीएच वैल्यू है वो बढ़ रहा है, तो पीएच वैल्यू बढ़ने पर हमने कहा था कि जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होता है? बढ़ता है। यानी जैसे मान लो इस पे पहले 1 माइनस था और पीएच बढ़ने से पता चला कि इसके ऊपर कितने माइनस आ गए? 4। तो हमें ये भी पता है इस पे 4 माइनस है तो इस पे 4 प्लस आके चिपकेंगे। तो पहले जहां 1 प्लस चिपक रहा था अब कितने चिपक रहे हैं? 4। और अगर ज्यादा प्लस चिपकेंगे तो सीधी सी बात है सीईसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दूसरे शब्दों में कहूं तो, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए सॉइल की पीएच वैल्यू मान लो डिक्रीज हो रही है तो उसकी जो केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ये सारे कंसेप्ट वाली चीजें हैं
जिनमें आपको कोई इश्यू होनी नहीं चाहिए। चाहो तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक फैक्टर मैं आपको पढ़ाऊँ लाइमिंग। क्या पढ़ाऊँ आपको? लाइमिंग। लाइमिंग का मतलब होता है सॉइल के अंदर चूना, लाइम का एप्लीकेशन करना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए सॉइल है आपकी एसिडिक, कैसी है? एसिडिक सॉइल है, या यूँ कहें आप, जैसे मान लीजिए सॉइल के अंदर एसिडिक सॉइल में जनरली लाइम ऐड करते हैं तो CEC स्टेबल रहती है या घट जाती है। लेकिन जनरली वे में बात करें तो मान लीजिए आपकी जो सॉइल है उसमें आप लाइम ऐड करते हो, एसिडिक सॉइल की बात नहीं करेंगे, न्यूट्रल या बेसिक की, तो क्या होता है लाइम जो होता है वो क्या करता है पीएच वैल्यू को बढ़ाता है, और पीएच वैल्यू बढ़ेगा तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगा। तो लाइमिंग से भी CEC बढ़ता है, लेकिन इसका एक अपवाद भी है कि एसिडिक सॉइल के अंदर पहले रिड्यूस होती है CEC, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का जो लेक्चर है वो आप सबने एंजॉय किया होगा, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। इस तरीके से हमने कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के बारे में भी डिटेल से चर्चा कर ली है, जिसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। इसी तरीके से हम एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी को भी पढ़ेंगे, और एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी के बाद हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे मिली इक्विवेलेंट कंसेप्ट, जो मैंने मोलरिटी और नॉर्मेलिटी और इक्विवेलेंट वेट वाला कंसेप्ट पढ़ाया था वो आपका अब काम आएगा, क्योंकि अब मैं मिली इक्विवेलेंट जो आपको पर 100 ग्राम सॉइल लिखवाता हूँ वो कैसे काम आता है, और इसके जो न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किसी सॉइल में हमें लाइम ऐड करना है या किसी भी तरीके के इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपका दिन अच्छा रहा होगा। शुभ रात्रि।